बाज एक दिन ना उड़े तो आसमान परिंदों का नहीं हो जाता। इतना मैच डिस्टर्बेंस सेगमेंट्स में खेला गया विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वो सारा रिदम टूट जाता है प्लेयर्स का। देयर इज नो टॉलरेंस फॉर देम कि ये इस घनावना कारोबार को जारी रख सके। 2 साल से लेकर 8 साल तक के दरमियान कैंसर का सबसे ज्यादा इंसिडेंस है। पैसे उनको बहुत चाहिए, खिलाड़ी सफर कर रहे हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। खैर पाकिस्तान दुनिया बोल है में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब रॉय। नाजरीन, सहरिश जो है वो तबीयत नासाजी के बायस आज शो का हिस्सा नहीं होंगी, जबकि फ़हीम खान भी हमें कुछ ही देर बाद ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए प्रोग्राम की जो जितनी भी मेज़बानी है उसकी तमाम जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। तो फॉर्मेट के मुताबिक आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे आज की अच्छी बात। नाज़रीन, बाज एक दिन ना उड़े तो आसमान परिंदों का नहीं हो जाता, जबकि भारतीयों ज़्यादा खुशियां ना मनाओ क्योंकि हर टीम का दिन आता है। कल तुम्हारा दिन था, लेकिन आज जो भी दिन आएगा वो हमारा होगा। हम अपने कप्तान के साथ खड़े हैं। हार और जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन कप्तान आपने हौसला नहीं हारना। एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान ही उठाएगा। इसके साथ ही अब एक नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। कभी के दिन बड़े, कभी के रातें। कौमी टीम सुपर 4 मरहले का एक मैच हार गई, लेकिन ट्रॉफी जीतेगी। शायकीन को शाहीनों पर पूरा यकीन है। और इसके अलावा बाबर आजम ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि कौमी टीम गलतियों से ही सीख ले और भारत से ये हार भी हो सकती है खुशगवार। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। बात करेंगे कुछ डॉलर की, तो मुल्क भर में डॉलर्स और तेल के स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। हुकूमत ने गंदे धंधे की कमर तोड़ कर रख दी है। डॉलर की कदर का कंट्रोल में आना बड़ी काविश है। डॉलर फिरोश मारे मारे फिर रहे हैं, कोई डॉलर खरीदने को तैयार ही नहीं। जबकि खेल के मैदान में खवातीन को आगे लाने का मिशन। पाक आर्मी की साबिक एथलीट मुस्बा हिना पुरअज़्म है। गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन को वॉलीबॉल के गुर सिखाने वाली एथलीट आज हमारी मेहमान होंगी। और मुस्तकबिल को महफूज बनाना है, अपने बच्चों को कैंसर से बचाना है, और ऐसा बर वक्त तशख़ीस से ही मुमकिन है। बच्चों में मर्ज़ की अलामत क्या होती है? दुनिया बच्चों में कैंसर से आगाही का महीना मना रही है। तो व्यूअर्स, अब टॉप ट्रेंड की बात करेंगे इस हवाले से, और अब शामिल करेंगे टॉप ट्रेंड। तो आज सबसे जो आगे में टॉप ट्रेंड में हम शामिल करने जा रहे हैं, उसमें मज़ीद खबरें भी आगे आपको बताएंगे कि भारत टाकरा छाया हुआ है। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी, जबकि भारत के 356 रन के जवाब में कौमी टीम सिर्फ 128 रन ही बना सकी है। पाकिस्तान की वनडे की तारीख में रन के एतबार से ये दूसरी बदतरीन शिकस्त है। टॉप ट्रेंड में अब तक 2,27,000 से ज़ायद सार्फिन ट्वीट्स कर चुके हैं। और बाबर आजम भी ट्रेंड्स में शामिल हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भारत के खिलाफ शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम कर ली है, जबकि क़यादत से मुंसलिक इजाफी दबाव होने के तासुर को भी मुस्तरद कर दिया गया। किसी ने लिखा, तुम हीरो हो, तुम हमारा फ़ख्र हो, तो किसी ने बाबर की कप्तानी की तारीफ में खुलकर टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। ट्रेंड्स में अब तक 92,000 से ज़ायद सार्फिन ट्वीट्स कर चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, बड़े हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटर नाकाम हो गए और एशिया कप के अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान को जो शिकस्त दी है, खैर बड़ी बुरी शिकस्त थी, लेकिन अलबत्ता आज भी हमारे लोग ये कह रहे हैं कि हम 10 विकेट से जो है वो नहीं हारे हैं, 10 विकेट से अब नहीं हारे हैं, 10 विकेट से अभी तक इंडिया ही हारा है। खैर चले, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, पर बाबर आजम को जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। थैंक यू सो मच, आप जो है वो ऑन टाइम आ गई थी, मैं ट्रैफिक के अंदर फंस गया, लेकिन फिर भी लाइव का हुस्न यही होता है। नाजरीन, आपने मैच देखा था? जी जी बिल्कुल देखा। ट्रांसमिशन में भी आप लोग लगे हुए थे, लाइव शोज चल रहे थे, हम भी आए, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिए, हर किसी का दिन होता है, खेल है, खेल के अंदर हर कोई हारने और जीतने के लिए आता है। अब टीम इंडिया जीत गई तो इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन जय शाह ने जो प्लान सेट किया था उसके मुताबिक ही जो है वो ये जीत पाए हैं। अपना इंडिया की टीम जो है वो जय शाह की वजह से ही जीत अच्छा, उसके बावजूद भी जो कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम हैं, उनको ट्वीट्स पर फिर भी एक प्रमोट किया जा रहा है, उनको फिर भी एक लेट डाउन नहीं होने दिया जा रहा। एग्जैक्टली, उसका रीजन यही है ना जी। अच्छा, वजीर खेल सिंध ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, जुनेद शाह साहब ने, उन्हें भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम टू द शो। और अगर कल के मैच के हिसाब से ही पूछा जाए तो उससे रिलेटेड मैं ये जानना चाहूंगा सर कि पीसीबी ने ऐसा डिसीजन एक्सेप्ट किया क्यों? क्या उसके रीजंस थे? किस प्रेशर में था, किस दबाव में था बोर्ड, जो उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल को चुना और उस जगह पर जाके मैचेस करवाए जहां पूरा महीना ये बारिश का ही रहता है और मैचेस बर्बाद रहे? रिजर्व डे का नतीजा हमने कल देख लिया, कौमी टीम किस तरीके से परफॉर्म कर पाई। आपकी क्या राय है इस बारे में? बात यह है कि बिल्कुल एक अजीब से मैचेस हुए हैं और उससे टीम भी यकीनन बहुत डिस्टर्ब होती है और पीसीबी को चाहिए था कि कम से कम अपनी बात इतनी मनवाते कि किसी ऐसे, अगर चुनना ही था कोई और वेन्यू पाकिस्तान के अलावा तो कोई ऐसा वेन्यू चुनते। दुबई वुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन, बट अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग अपनी बात जो है वो मनवाने की कोशिश थोड़ी सी करते हैं, उसके बाद हार मान लेते हैं फॉर वट एवर रीजन्स। लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ना सिर्फ प्लेयर्स डीमोरलाइज होते, इतना मैच डिस्टर्बेंस सेगमेंट्स में खेला गया विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वो सारा रिदम टूट जाता है प्लेयर्स का, फिर इतना बड़ा प्रेशर का मैच अगेंस्ट इंडिया, और फिर यकीनन शायकीन जो वॉच कर रहे हैं उनके लिए भी एक बोरिंग टूर्नामेंट हो गया ये बिकॉज ऑफ द रेन फोरकास्ट। नहीं सर, सिर्फ शायकीन के लिए नहीं बल्कि जो खेलने वाले हैं, आपने दुरुस्त फरमाया, आप तो खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो खेल चुके हैं, तो बहैसियत एक खिलाड़ी आप इस मैच को किस तरीके से जज कर पाएंगे? क्योंकि देखिए हमारे पेसर जो हैं वो हमारी बैकबोन है टीम की, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हें बिल्कुल ही नल एंड वाइड कर दिया गया ऐसी जगह पर खिलाकर, इस कंडीशन में खिलाकर जहां पर बॉल इस लेवल की स्विंग हुई है कि आप खुद भी कल का मैच देख रहे थे कि बुमराह कितनी बेहतरीन बॉलिंग, वो इतनी बेहतरीन कर नहीं पाते जितनी उन्हें पिच ने सपोर्ट कर दी और वेदर ने सपोर्ट कर दी। इस पे आप क्या कहेंगे? और दूसरा एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि हमारे खिलाड़ियों में हारिस जो है वो अब फिट नहीं है, इंजरी का शिकार नसीम शाह रहे हैं, उन्हें इंजरी बार बार उठती रहती है। शाहीन की बैक इंजरी इस वक्त सवालिया निशान है। जी बिल्कुल, देखें कंडीशंस तो जो है वो फेवरेबल नहीं थी पाकिस्तान के लिए, वैसे ही एक बड़ा हदफ था, इट वाज अ बिग टारगेट टू चेस। और फिर रेन की कंडीशंस, इतनी वेट एनवायरनमेंट में खेलना, बॉल की स्विंग आपने बिल्कुल वजह फरमाया, इट वाजंट एन इजी टारगेट टू चेस एनीवे, लेकिन कंडीशंस ने उसको कहीं ज़्यादा और मुश्किल बना दी और ये वन साइडेड मैच हो गया। फिर दूसरी बात भी आपकी सही है कि जब आपके पास पाइपलाइन में इतने प्लेयर्स मौजूद हैं तो आप उन अनफिट प्लेयर्स का क्यों चुनाव करते हैं? ना सिर्फ ये कि मैच उससे अफेक्ट होता है, पाकिस्तान का मोराल उससे डाउन होता है, लेकिन साथ ही साथ एज अ डॉक्टर मैं आपको बताता चलूं कि बिल्कुल सर, मैं यही जानना चाहूंगा, सॉरी टू कट यू, कि एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन आपकी क्या राय है? आप देख के कैसे अंदाजा लग रहा है आपको, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको आइडिया हो रहा है कि वो कितना फिट है, स्पेशली शाहीन? बड़ा ही ऑब्वियस था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो ही मस्ट बी इन पेन एंड ही इज़ नॉट फिट, और उनकी परफॉर्मेंस ने उसको रिफ्लेक्ट भी किया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो प्लेयर ख़राब नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती एक अनफिट प्लेयर को खिला देना, ना सिर्फ मैच पे उसका अफेक्ट आया, टूर्नामेंट पे उसका अफेक्ट आया, और वो प्लेयर पे भी अफेक्ट आता है, क्योंकि आपको जब आपकी बॉडी अनफिट है तो उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, और अगर वो रेस्ट उसको टाइमली ना मिले तो वो लॉन्ग टर्म में अफेक्ट कर जाता है। हमने पास्ट में बहुत सारे प्लेयर्स की इस तरह मिसाल देखी जिनको ज़बरदस्ती टीम का हिस्सा बनाया गया, को रेस्ट देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, 2 महीने का रेस्ट, 1 महीने का रेस्ट, जितनी भी उनको जो फिज़िकल फिटनेस का इशू है उसको ओवरकम करने के लिए जितना रेस्ट की ज़रूरत है वो टाइम पे अगर ना मिले तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बड़े ख़राब होते हैं। दुरुस्त सर। अच्छा, कोलंबो से जो है वो हमें इजाज वसीम बाकरी ने भी जो है वो ज्वाइन कर लिया है। आइए उनसे भी ड्रेसिंग रूम की सिचुएशन पूछ लेते हैं, हारने के बाद ड्रेसिंग रूम का क्या। जुनेद साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ हैं कोलंबो से। अस्सलाम वालेकुम इजाज। वालेकुम सलाम फ़हीम भाई। सर 4 दिन से हम साथ थे इस मैच की तैयारी के लिए, हम सब लगे हुए थे, जुड़े हुए थे, लोगों से बातें कर रहे थे, आपको तकलीफ दे रहे थे, बारिशें बरस रही थी, पकोड़े तले जा रहे थे, लेकिन अब जाकर के जब मैच का नतीजा हमारे सामने आया है तो वो तो खैर पूरी दुनिया ने देख ही लिया है। जगहसाई इस वक्त बोर्ड की हो रही है, ACC की हो रही है। हमें ये बताइएगा, हमारे खिलाड़ी तो भरपूर तरीके से लड़े, ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल था कल? देखिए, सबसे पहले माजरत के साथ
जो पहले एक्सपर्ट बात कर रहे थे, मैं इनसे कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा। हमें अपने प्लेयर्स के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कम से कम टीवी पे नहीं डिस्कस करनी चाहिए। वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, वजीर खेल है सिंध के। वो एजाज साहब हमारे साथ ही, जुनेद साहब वो डॉक्टर हैं और ऑर्थोपेडिक हैं। जी जी, और वजीर खेल है सिंध के। पाकिस्तानी टीम के डॉक्टर तो नहीं है। मैं पाकिस्तानी टीम के साथ ट्रेवल कर रहा हूँ। ना तो नसीम पहले से इंजर्ड थे, ना शाहीन पहले से इंजर्ड थे, ना हारिस पहले से इंजर्ड थे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी इंजर्ड प्लेयर्स को खिला दिया, इंजर्ड ग्राउंड के अंदर इंजर्ड हुए हैं। हारिस जोर लगाने से पसलियों की तकलीफ का शिकार हुए, नसीम के शोल्डर का मसला हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कैच लेते हुए तो उनकी ग्राउंड और बॉल जो थी वो दरमियान में उसकी उंगली रगड़ आई है, तो वहां इंजर्ड हुए। ये कम से कम गैर मुनासिब है कि अब हम मैच हार गए तो हम कहें कि जी हमने लंगड़े घोड़े दौड़ा दिए थे। ऐसा नहीं था। स्पोर्ट्स के अंदर इंजरी होती है। आगा सलमान को यहाँ पे बॉल लग गया, उसका नोज जो है वहां से ब्लड निकलना शुरू हो गया, तो क्या हमने इंजर्ड आगा को खिला दिया था? ऐसा नहीं था। जहां तक आपने ड्रेसिंग रूम के माहौल की बात की है, देखिए पाकिस्तानी टीम बहुत अपसेट है। जो अब तक की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मैं अभी तक टीम होटल नहीं गया, लेकिन ये जो 2 प्लेयर्स की इंजरी हुई है इसको सीरियस लिया गया है कि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है। तो पाकिस्तान अगर कल श्रीलंका को हरा के फाइनल खेलने का एजाज हासिल करता है एशिया कप का, तो फिर जमान खान को और शाहनवाज धानी को फौरी तौर पर जो है वो बैकअप के तौर पर पाकिस्तान से अच्छा क्विकली बताइएगा, ये हारिस को रिप्लेस कर रहे हैं और किसे रिप्लेस करेंगे अगर ये आ जाते हैं तो? नसीम शाह और हारिस, नसीम और हारिस दोनों को 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान टीम ने 25 या 26 सितंबर को हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके वर्ल्ड कप खेले चले जाना है। और इसमें दिन बचते हैं कोई 10, तो उन 10 दिनों के लिए इनको रेस्ट पे भेज दिया गया है दोनों को। लेकिन आज भी इनकी MRI होंगी और बाकी गेम हार गए हम, हमारा बुरा दिन था, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, बिल्कुल बुरा दिन था, इसमें कोई शक नहीं है। शाह साहब आप खैर इजाज की बात भी आपने सुनी है कि जी ये पहले से कोई इंजरी नहीं थी, लेकिन हम जो बात कर रहे थे इजाज, शायद आपने उसे पूरा तरीके से सुना नहीं। हम बैक इंजरी की बात कर रहे थे जो कि शाहीन को काफी अरसे से है, जिसे वो उन्होंने क्योर भी करवाया था लेकिन ठीक नहीं हो पाए थे। और शायद ऐसा लग रहा था कल मैदान में कि वो एफर्ट कर रहे थे अपनी बैक इंजरी की वजह से, बॉलिंग करवाते हुए उंगली की वजह बाद में आई थी। शाह साहब यही बात थी? देखिए मुझे ये समझ नहीं आता कि इतना डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है। जज्बाती हो जाते हैं, हम पाकिस्तानी है ना, हमारे पास और कुछ है नहीं, पैसे नहीं, हम जज्बात हैं। मेरे लिए भी मैं भी पाकिस्तान के नाम पे बहुत जज्बाती हो जाता हूँ, लेकिन डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, चीज को एड्रेस करना चाहिए। एंड उस सबको ये तो अवामुन नास को पता है कि उसको बैक का इशू है, उसको सही से एड्रेस करना चाहिए। बड़ी खुशाइन बात है अगर जमान खान और धानी को कंसिडर किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से 11 लोगों की एक फिट टीम उतारना ग्राउंड में, इट्स अ स्पेक्यूलेशन ना, ये इस वक्त हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें अच्छा लगने की और बुरा लगने की कोई बात नहीं है। मैं एज एन एक्सपर्ट आप शाह साहब, मैं ये यहाँ पर एक सवाल ले लीजिएगा आप इजाज की बात से कि 25 तारीख को हम ट्रैवल कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो मुझे बताइएगा शाह साहब कि जो हारिस की और नसीम की इंजरी है, बीइंग एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, बीइंग एक्सपर्ट, ये इतने दिनों के अंदर क्या ठीक हो जाएगी? लगभग कोई 10 से 12 दिन ही रह गए अब देखे ना, इसके लिए तो उनको स्कैन्स कराने चाहिए और एक्सटेंट ऑफ इंजरी को स्टडी करना चाहिए। सिर्फ वीडियो की स्क्रीन पे देख के इतनी बड़ी डायग्नोसिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि अगर कोई क्रॉनिक इशू है तो फिर चांस लेने की ज़रूरत नहीं है अगले टूर्नामेंट में, बिकॉज वो कभी भी 100% नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन आई एम श्योर PCB के अपने डॉक्टर्स हैं, उनके प्रॉपरली स्कैन्स होंगे वहाँ पे, वहाँ भी फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी। श्रीलंका में मेरे ख्याल तो अब तक स्कैन हो जाने चाहिए। जी, आज MRI होंगे, अभी इजाज वसीम ने बताया हमें कि आज MRI होंगे दोबारा। जैसे ही उस MRI की रिपोर्ट सामने आती है तो फिर ये पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म या इमीडिएट शॉर्ट टर्म जो अगला टूर्नामेंट आपके सर पे खड़ा है, तो उसके लिए ये प्लेयर्स फिट हैं या आया कि नहीं है। और आई एम श्योर PCB के पाइपलाइन में बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो रिप्लेस कर सके, लेकिन टीम जरूर डिस्टर्ब हो जाती है इस तरह की इंजरीज की वजह से, और बहुत अनफॉर्चुनेट है। दुरुस्त जी, ऐसा ही है, बहुत अनफॉर्चुनेट है और टीम डिस्टर्ब भी हो जाती है। फिलहाल अगर हम आगे स्टेप लें और बोर्ड की तरफ से बात करें तो मैं फिर से यही पूछना चाहूंगा शाह साहब, क्योंकि आप एक ओहदा भी देख रहे हैं माशाल्लाह से सिंध गवर्नमेंट का, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, ऐसी क्या पाबंदियां होती हैं कि हम पर दूसरे बोर्ड जो है वो हावी हो जाते हैं। जैसे BCCI का इन्फ्लुएंस हमें क्लियरली नजर आता है PCB के ऊपर, तो क्या हम अपनी स्टैंडिंग्स जो है वो शो नहीं कर सकते?
पता नहीं, मुझे तो इकबाल का वो शेर याद आता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। शायद हमने ही अपना मुकाम इतना बुलंद नहीं किया है अनफॉर्चुनेटली। पिछले सालों में हमने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसमें हम एंड में गिव अप कर जाते हैं और आगे वाले की बात मान लेते हैं। लेकिन ये तो देखें, ना सिर्फ कि ये टूर्नामेंट अफेक्ट हुआ इस डिसीजन से, शायकीन का इंटरेस्ट लूज हुआ, प्लेयर्स हमारे डिस्टर्ब हुए। और ये वेदर फोरकास्ट तो ऐसी चीज है जो आप अभी गूगल पे जाके डालें तो आपको अगले पूरे महीने का वेदर फोरकास्ट सामने आ जाएगा। तो जब आपको ये बात पहले से पता है तो फिर तो एक क्रेडिबल आर्ग्यूमेंट बनती थी कि ऐसी वेन्यू को चूज करना जहां पे आपको पता है कि मूसलाधार बारिशें होनी है और टीम ने डिस्टर्ब होना है हमारी। और सिर्फ हम चले, ये भी मैं नहीं कहता कि ये कोई सियासत है पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों टीम्स डिस्टर्ब होती है, एक टीम नहीं डिस्टर्ब होती। लेकिन टूर्नामेंट तो बहरहाल खराब हुआ, हमारे प्लेयर जो है वो इंजर्ड हुए। अच्छा, इजाज की तरफ वापस आएंगे। इजाज, मैं आपको बताना चलूं कि हमारे साथ जो इस वक्त पैनल में मौजूद हैं वो सिंध के निगरां काबीना में शामिल हैं डॉक्टर जुनेद अली शाह साहब। वो वाहिद वजीर हैं जो पेशे के लिहाज से सर्जन हैं, खास तौर पर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में उनकी शोहरत जो है वो कोई ढकी छुपी नहीं है। तीसरी बार उन्हें निगरां काबीना में शामिल किया गया है। खेलों से भी लगाव है, कराची को खेलों का शहर में तब्दील करने का अज़म रखने वाले सूबाई वजीर डॉक्टर जुनेद शाह साहब जो हैं वो अभी हमारे साथ खेलों पर बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो अपनी राय आपको दे रहे थे वो एज एन एक्सपर्ट, एज अ डॉक्टर दे रहे थे, ना कि उन पैनलिस्ट की तरह से दे रहे थे जो कल रात से हमारी टीम को सिर्फ और सिर्फ पटकने में लगे हुए हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी एक लिहाज से कि हमें अपनी टीम का मोराल बढ़ाना है, लेकिन जो मेडिकल उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है उसे भी हाईलाइट करना होगा। कल के मैच के लिए क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान टीम आज रेस्ट पे है। पाकिस्तान टीम आज ट्रेनिंग करने के लिए प्रेमदासा स्टेडियम में नहीं जा रही है, क्योंकि 2 दिन तक पाकिस्तान इंडिया के साथ ये मैच कंप्लीट करने में लगा रहा, तो इसलिए टीम ने आज रेस्ट करना मुनासिब समझा है। बाकी ये प्रॉब्लम है, थोड़ी परेशानी की बात है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिलीफ ये है कि हारिस रऊफ की जो पसलियों में दर्द है उसका कल MRI सुबह के टाइम हो गया था मैच शुरू होने से पहले, और बाद में फिर हमने देखा कि वसीम अकरम और वकार यूनिस जो 2 पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर हैं वो बकायदा नीचे जब मैच रुका हुआ था बारिश की वजह से, तो उन्होंने जाकर हारिस से मुलाकात की। और हमारे जरा ये बताते हैं कि वकार यूनिस, क्योंकि पाकिस्तानी टीम के कोच भी रह चुके हैं, उन्होंने हारिस को, वसीम और वकार दोनों ने मशवरा दिया है कि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है तो ये 5 ओवर फेंकने के लिए अपने आप को ट्रबल में मत डालो। ये तो बैड लक हुई नसीम शाह की कि वो 48वें ओवर के अंदर उसके कंधे की तकलीफ हुई है, तो एहतियात का फैसला किया गया है। जमान खान अच्छे बॉलर हैं, शाहनवाज धानी अच्छे बॉलर हैं, टीम के साथ मोहम्मद वसीम जूनियर भी बैठे हुए हैं। अगर 2 लड़के पाकिस्तान फाइनल में पहुंचते हैं तो ट्रैवल करवाए जाते हैं, तो जमान खान को मैदान में उतार दिया जाएगा और जो है धानी बैकअप पे रहेंगे और वसीम जूनियर खेल जाएंगे, एक हारिस रऊफ की जगह, एक नसीम शाह की जगह। बाकी पाकिस्तानी टीम के जो जहां तक मोराल की बात है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि बाबर आजम गलत रीड कर गए इस प्रेमदासा की विकेट को। ओवरकास्ट कंडीशन में बाबर ने उनको शायद अपनी बॉलिंग के बिहाफ के ऊपर पहले बैटिंग करा दी और इंडिया ने फिर बैटिंग में डोमिनेट किया और हम कल पूरा दिन कोई विकेट नहीं हासिल कर सके हैं। और जहां तक बैटिंग की बात है तो फहीम, मैं एक बात लास्ट में बोलूंगा, हम पाकिस्तानी कब तक अपनी बॉलिंग के सर पे मैचेस जीतते रहेंगे? आखिर हमारी बैटिंग को भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। फखर जमान बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है इजाज, बिल्कुल ऐसा ही है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बॉलर की बेस पर जो है वो चलते हैं। अगर हम सेकंड बैटिंग करने के लिए आते हैं तो हमारा बॉलर पहले परफॉर्म करेगा तो हम कर पाएंगे, अगर हम फर्स्ट बैट करते हैं तो भी यही होता है। हम काफी स्ट्रगल कर रहे हैं बैटिंग के मामले में। शाह साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर का भी जो है वो लैक चल रहा है। अच्छा, श्रीलंका की टीम बिल्कुल यंग है, उनमें कोई स्टार प्लेयर इस वक्त नहीं खेल रहे हैं, और इसी एतबार से जब मैं रात को खेल के जुनून में मोहसिन खान साहब के साथ था तो उन्होंने मुझे बताया कि जी वहां पर स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, ये तीनों लेवल की क्रिकेट होती है और वहां से खिलाड़ी निकल के आते हैं। सिंध में तो सर एक मैदान तक नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, एक ग्राउंड तक नहीं बचा, और अगर है तो वो पेड़ है। क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? देखें, जहाँ तक के इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है तो सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, यकीनन पिछले सालों से बेहतर है। खासे ग्राउंड्स भी बने हैं नए, लेकिन ये याद रखें कि सिंध हुकूमत का काम जो है वो, या किसी भी हुकूमत का काम, सिर्फ एक स्पोर्ट को तरजीह देना नहीं होती है।
उसी के लिए फिर इदारे होते हैं पीसीबी जैसे। मैं अभी हाल ही में विजिट करके आया हूँ नियाज स्टेडियम हैदराबाद का। बहुत ही मुझे अफसोस हुआ उसकी हालत देख के, क्योंकि मैंने खुद उधर अंडर 19 क्रिकेट बहुत खेली है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देना हर एरिया में हम सबकी अहम जिम्मेदारी है। आपको याद होगा कि सिंध में कराची में बिलखुसूस एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी 2018 में, जिसमें स्पोर्ट्स ग्राउंड्स खाली किए थे। उसका हिस्सा मैं भी था। उसमें 47 ग्राउंड्स खाली किए गए थे उस ड्राइव में। और अब हमारी अहम कोशिश ये है, ऑल्दो इंटरिम जो है गवर्नमेंट, इसका जो बुनियादी काम होता है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना होता है, लेकिन इसका कतन ये मकसद नहीं होता कि डे टू डे रनिंग्स गवर्नमेंट की या मिनिस्ट्रीज की वो रुक जाएं। और कतन मकसद ये नहीं होता कि अगर अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट करके कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम कुछ डिलीवर कर पाएं तो हम वो ना करने की कोशिश करें और आराम से घर पे बैठे रहें और वेट करते रहें कि इलेक्शन जब अनाउंस होगा तो इलेक्शन कराएं। इस हवाले से भी बताइएगा, जिस तरह से कराची में राशिद लतीफ अकेडमी या दीगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस वक्त निजी तौर पर कायम है, लेकिन वहां भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रमोट होने वाला खेल क्रिकेट ही है। तो सवाल ये है कि कबड्डी के अखाड़े आखिर कहां चले गए? अब देखें, ये रीजनल स्पोर्ट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर लिया, क्योंकि अक्सर हम बड़े स्पोर्ट्स का सोचते रहते हैं और रीजनल स्पोर्ट्स जिसमें शायकीन का इंटरेस्ट होता है। देखें, आपने अवाम तक वो चीज़ पहुंचानी है जो अवाम की रिक्वायरमेंट है। मैं गोल्फ खेलता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इंटीरियर सिंध के सारे लोगों को कहूँ कि मेरा गोल्फ का मैच आके देखना शुरू कर दें। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है गोल्फ देखने में। तो रीजनल स्पोर्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल मलाखड़ा है, उसकी बहुत फॉलोइंग है सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर। तो अभी हमने बिटशाह का मेला हुआ था, उसमें मलाखड़ा का इवेंट भी ऑर्गेनाइज कराया था। देयर वाज अ ह्यूज टर्नआउट, अराउंड 150,000 पीपल उसको देखने आए मलाखड़ा को। तो आपने एज अ हुकूमत जो है वो अवाम को वो चीज़ देनी है जो अवाम की रिक्वायरमेंट है। तो आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि हर स्पोर्ट्स को तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अगर मैं कहता हूँ कराची में ये 47 नहीं तो 20 भी मैं अगर ग्राउंड बनाने में कामयाब हो गया इस छोटे से अरसे में, तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा स्पोर्ट्स के लिए। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच शाह साहब हमारे साथ थे। इजाज़, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह रात में जो है वो आपको फिर से थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे ज़्यादा ज़ैनब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लेट होने की वजह से जो है वो आप यहाँ बनाए और ऑन टाइम जो है वो प्रोग्राम शुरू हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नाजरीन, आपसे लेंगे इजाज़त एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब बात कर लेते हैं कुछ मईशत की। बड़े बड़े फैसले और उनके गहरे असरात पाकिस्तान की मईशत को सालाना अरबों रुपए की स्मगलिंग के जरिए नुकसान पहुंचाया जाता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब इसके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन शुरू हो गया। ईरानी पेट्रोल की आमद, चीनी की स्मगलिंग या फिर डॉलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, निगरां हुकूमत बड़े फैसले कर रही है और कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। नाजरीन, अब तक की इतलात के मुताबिक स्मगलिंग के कारोबार से मुंसलिक 29 सियासतदानों, 90 आला अफसरान समेत अहम बिजनेसमैन की लिस्ट तैयार कर ली गई है। पंजाब में 205, केपी में 183, सिंध में 176 करेंसी डीलर्स के को भी जो है वो इस वक्त दायरे कार में लाया जा चुका है। हुंडी का नेटवर्क चलाते हुए लोगों को भी इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और तमाम तर आदाद शुमार के मुताबिक ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब के डॉलर का जो है तेल स्मगल किया जाता है। खैर, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई साहब हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जान साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस वक्त, डॉलर माफिया जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी में भी शामिल थे, इसके साथ साथ ये ईरानी पेट्रोल, ईरानी डीजल जो कि बॉर्डर जिसका इस्तेमाल होता है और जिस पोजीशन पर आप इस वक्त मौजूद हैं, जिस बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं, उस बॉर्डर पर ये लेन देन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं इस वक्त आपके ख्याल में बिल्कुल टाइमली हो रही हैं या कुछ देर आए दुरुस्त आए वाली कार्रवाई है?
देखिए, इसके दो एस्पेक्ट है, एक इंतज़ामी ऑपरेशन है, दूसरा एक पॉलिसी इशू है। पॉलिसी एब्सोल्युटली एक पहली दफ़ा हमने क्लियर की है, प्राइम मिनिस्टर साहब की और सीएम साहब की, आर्मी चीफ की, इन सब की एक कमिटमेंट है कि पाकिस्तान को आगे ले जाना है और तमाम माफियाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है क्रॉस द बोर्ड। अब इसमें एक माफिया जो है वो जो डॉलर की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, दूसरी माफिया जो है वो तेल की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। तो इन सब के ख़िलाफ़ जहाँ पे इंतज़ामी बड़े बड़े ऑपरेशन जारी हैं और उसके खातिर नताइज आना शुरू हो गए, वहाँ पे पॉलिसी लेवल पे भी एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। तो ये दोनों चीज़ें यानी कन्वर्ज हो गई है। माजी में हमने पीस मील के तौर पे तो कुछ इंतज़ामी यानी इकदाम किए हैं, जब भी मीडिया का प्रेशर आता कि आप स्मगलिंग रोको तो हम रिस्पांस माउंट करते हैं, लेकिन वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं था, वो कम्प्रिहेंसिव नहीं था। तो पहली दफ़ा ये हम सब यानी आपको भी, मुझे भी और एक आम पाकिस्तानी को भी नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से डॉलर की कीमत गिरी है, उससे इस ऑपरेशन की कामयाबी हमारे सामने है। जिस तरीके से ईरानी पेट्रोल के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हुआ है, ये हमारे सामने इसके नताइज हैं। जो लोग हवाला में मुलविस थे उनको अरेस्ट किया गया है। इसी तरह जो ड्रग डीलर्स थे, एक ख़ास इलाका जिसे हम किला अब्दुल्ला कहते हैं, पहली दफ़ा जो सबसे बड़ा ऑपरेशन पिछले 5 साल में हुआ है, इसमें भी हज़ारों टन का जो ड्रग है वो तबाह किया गया है। तो ये एक बहुत ही मौसर कार्रवाई है। अच्छा, मुझे बताइएगा जान साहब कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म भी जो हैं निगरान, वो भी आप ही के सूबे से हैं, तो ये जो परेशानियां, ये जो मसाइल, ये जो बलूचिस्तान के ये सारे मसले हैं, इनके ऊपर ख़ास नज़र रखते होंगे यकीनन, क्योंकि ताल्लुक भी वहीं से है। तो आपके पास कोई ऐसे इख्तियारात आपको दिए गए हैं कि जिसके ऊपर आप एडॉक बेसिस के ऊपर आपको सूबे में जो है वो आप कुछ कार्रवाई कर सकें इन तमाम स्मगलर्स के ख़िलाफ़? अच्छा, हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे जान साहब, इस वक्त कुछ लाइन में जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। नाजरीन, अभी जान साहब ने जिस तरीके से बताया कि ये पहली मरतबा देखने में आया है जब वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर इत्तलात, सीएम, ये सारे के सारे मिलकर एक यूनिट पर जो है वो आके ये कार्रवाई कर रहे हैं और विलिंगनेस जो है वो शो हो रही है। यकीनन ये विलिंगनेस जो है वो काफ़ी पहले शो हो जानी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि मैंने जान साहब से पहले मरतबा सवाल में पूछा कि जी देर आए दुरुस्त आए की पॉलिसी है, तो यही लग रहा है। खैर, ये इकदाम होते ही इसके इफ़ेक्ट्स भी जो हैं वो आपके सामने आ गए हैं और बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम बेहतरी की जानिब बढ़ें, अगर ये स्मगलिंग रुक जाएगी और हम लीगल चैनल के थ्रू ये सारे काम करेंगे, तो हमारे ही मुल्क के ख़जाने को जो है वो बरतरी हासिल होगी, हमारे ही टैक्सेस जो हैं वो कलेक्ट होंगे, यही सारी चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट होती रहेंगी। जान साहब ने एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, आप सुन सकते हैं? जी, अभी बेहतर है। जी जान साहब, मेरा सवाल ये था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी आप ही के सूबे से हैं, तो जितने मसाइल हैं बलूचिस्तान के उनके सामने भी होंगे, बिलखुसूस गवादर को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, ये सारी चीज़ें सामने आ रही होंगी। तो यहाँ जहाँ पर ये स्मगलिंग के मसाइल को रोका जा रहा है, दहशतगर्दी से निपटने के लिए भी कोई खास पॉलिसी तैयार की गई है? देखिए, बलूचिस्तान में पहली बात ये कि सिक्योरिटी का कोई मेजर कंसर्न नहीं है। 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में वाक़यात हुए हैं और आपको मालूम है कि बलूचिस्तान में 44% है, बाकी सारा बलूचिस्तान पीसफुल और परअमन है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग का प्रोजेक्ट है जिसमें फॉरेनर्स आ रहे हैं, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स आपको मालूम है आ रहे हैं, यूरोपियन कंसल्टेंट आ रहे हैं। तो बलूचिस्तान इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड पीसफुल एंड रेडी टू रिसीव फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब यक्का दुक्का वाक़यात के लिए हमने एक टास्क फोर्स बनाया जो तमाम इदारों को इसकी सिनर्जी और उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए काम कर रहा है, जिसमें सिविलियन इदारे भी हैं, पुलिस भी है, इसी तरह एफसी भी है और जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के दूसरे इदारे जिनकी हमें इनपुट की ज़रूरत होती है वो सारी एक टास्क फोर्स के नीचे काम कर रहे हैं। तो बदकिस्मती से एक दो वाक़यात हो जाते हैं जिससे पूरा मीडिया को ये नज़र आता है कि खुदा न खास्ता बलूचिस्तान में कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। बलूचिस्तान इज़ एब्सोल्युटली वेलकमिंग एनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और हम तैयार हैं किसी को भी वेलकम करने के लिए। ज़ियारत में हम कॉरिडोर बना रहे हैं, हम इसी तरह साहिल पे बहुत बड़ा टूरिस्ट कॉरिडोर बना रहे हैं। तो बलूचिस्तान एक नॉर्मल पेस से चल रहा है, लेकिन 1-2 वाक़यात की बुनियाद पे अगर आप समझते हैं कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी डिज़ास्टर है तो यकीनन मैं इसको बाई करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन अगर आपका इशारा उन स्पोर्ट्समैन की तरफ से है, उसके लिए एब्सोल्युटली एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि ऐसे वाक़यात का हम सरकोबी करेंगे और बहुत जल्द इस हवाले से कोई ब्रेक थ्रू इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा जान साहब, जब हम बलूचिस्तान की तरफ ट्रैवल करते हैं
तो हमने देखा है कि वहां पर अब चौकी क्रॉस करते ही जो है वो ईरानी पेट्रोल वाफिर मिकदार में मिलना शुरू हो जाता है। अब ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, इससे जाहिर सी बात है मईशत पर भी असर पड़ता है, क्योंकि ये सारा पेट्रोल जो है वो स्मगल होकर आ रहा है, तो इसका कोई लीगल जो है वो ट्रांजैक्शन है नहीं। इस पर इस क्रैकडाउन के बाद क्या असरात आए हैं? देखिए, ये मैं आपसे बिल्कुल एब्सोल्यूट इत्तेफाक करता हूँ कि अगर हमें और आप एक आम आदमी 300 रुपये पे एक पेट्रोल लीटर ख़रीदता है तो वो रियासत को, हुकूमत को टैक्स भी देता है, 60 रुपये से ज़्यादा उस पर लेवी है। लेकिन अगर कोई ईरानी तेल ख़रीदता है तो 180 रुपये प्रॉफिट जो है वो इन माफियाज़ के सब जेबों में जाता है और आम आदमी को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह कोई टैक्स नहीं आता, लिहाजा इसको कई हवालों से टैकल किया जा रहा है। जिस तरह मैंने इशारा किया, जहाँ पे इंतजामी इक़दाम हो रहे हैं वहाँ पे पॉलिसी इश्यूज़ की क्लैरिटी है कि हम लीगली कोई मैकेनिज़्म बनाएं कि हम एब्सोल्युटली यकीनी बनाएं कि ये कम से कम हों। लेकिन आपको पता है बलूचिस्तान के पोरस बॉर्डर्स, इनफ्रीक्वेंटेड रूट्स और इसी तरह दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जिसमें अमेरिका भी शामिल है, मैक्सिको का बॉर्डर आज तक ज़ीरो, यानी उस पर एंट्री जोन नहीं बन सके। वहाँ पर अब भी ड्रग्स इमिग्रेशन की चैलेंजेस हैं। तो बलूचिस्तान के अपने वसाइल, फेडरल गवर्नमेंट के अपने वसाइल में होते हुए एब्सोल्युटली ये मुमकिन बनाया जा रहा है कि इसको मिनिमाइज़ करके इसका कला कमा किया जाए, लेकिन बहरहाल ये चैलेंज रहेगा। अच्छा जान साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि मैंने आपसे पहले भी सवाल में यही पूछा था कि ईरानी पेट्रोल बलूचिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब ये क्रैकडाउन हो रहा है, जब से ये क्रैकडाउन शुरू हुआ है, ईरानी पेट्रोल की सप्लाई वहाँ पर बंद हो गई है, तो क्या वहाँ पर पेट्रोल का बहरान इस वक्त बलूचिस्तान में देखा जा रहा है या फिर पेट्रोल वाफिर मिकदार में मौजूद है? क्योंकि बलूचिस्तान में ईरानी पेट्रोल यूज हो रहा है, क्योंकि जो नेशनल सप्लाई है, जी नेशनल सप्लाई जो है वो आपको मालूम है पाकिस्तान के पास हर वक्त 1 महीने का रिज़र्व होता है। तो वो रिज़र्व इसीलिए होता है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं क्रैकडाउन के नतीजे में कोई इस तरह की सूरत हाल नज़र आती है जहाँ पे किल्लत पैदा होता है तो वो रिज़र्व से पूरा किया जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई किल्लत का कोई इम्कान है। अलबत्ता हमें ये देखना होगा कि जो लोकल इकॉनमी पे इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि बहुत से लोअर एंड पे कहीं जॉब्स, कहीं लाइवलीहुड लोगों के ये बहरहाल इलिसिट बिजनेस है, कारोबार है, स्मगलिंग है, अनएक्सेप्टेबल है, उनसे वाबस्ता रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है कि हम अल्टरनेटिव क्या ज़राए दे सकते हैं कि जो बॉर्डर के रीजन में लोग हैं उनके लिए एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक लाइफ हमें देखने को मिले। अच्छा जान साहब, इसी के साथ एक बात का और जवाब दे दीजिएगा, जो कि अभी आपने जिक्र किया कि बहरहाल कारोबार है, स्मगलिंग है, जो भी है, लोग इससे मुंसलिक हैं। कुछ ऐसे लोग भी इससे मुंसलिक होंगे जो कि बड़े असर रसूख रखते होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्या हुकूमत हिचकिचाएगी? अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो माफिया ऑपरेट कर रही है, जो सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है, उनका लाजमी बात है कोई भी सरकारी इदारे में कोई शख्स हो सकता है जो उनसे मामलत करता हो, कंप्लिसिट हो, कोई सियासतदान हो सकता है। तो इसके इम्कान को तो बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि अब रियासती लेवल पे क्लैरिटी है उन लोगों के लिए जो इन माफिया का साथ दे रहे हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनके खिलाफ बदतरीन कार्रवाई की जाएगी। देयर इज़ नो टॉलरेंस फॉर देम कि ये इस घिनौना कारोबार को जारी रख सके। जबरदस्त। अच्छा जान साहब, ये भी बता दीजिएगा कि फिर स्टॉप लिस्ट के अंदर बलूचिस्तान से कितने लोगों के नाम गए हैं अंदाजन? देखिए, पहली बात ये कि ये मैं टीवी पे यानी चैनल पे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि सिक्योरिटी के मामला में नाम नहीं है, अंदाजन अगर आप बता सकें तो हम एडवांस में किसी को टिप ऑफ नहीं देना चाहता कि किसके नाम गए हैं। लेकिन एब्सोल्युटली मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा रही है और इसके लिए जो है वो आपको मीडिया के साथ डिटेल इंशाल्लाह प्रॉपर टाइम पे शेयर करेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये कार्रवाई हो रही है और खुशाइन बात है कि कार्रवाई हो रही है। इससे फ़ायदा मुल्क का ही होना है और जब मुल्क का फ़ायदा होगा तो आम शहरी का भी फ़ायदा होगा और चीज़ों की किल्लत भी कम हो जाएगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने जो पैसे बढ़ा रखे हैं उन पर भी काम हो जाएगा। साथ साथ मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ये तो बात हो गई पेट्रोल की, चीनी जो है वो भी स्मगल की गई है और चीनी के हवाले से भी जो है वो बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है। 10 लाख टन तक के फिगर भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि स्मगल कर दी गई है। उसके खिलाफ किस लेवल पर कार्रवाई हो रही है?
एक चैलेंज के तौर पे गवर्नमेंट ने लिया है। आपको मालूम है फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी चीनी के हवाले से कहीं ऐसे इकदाम किए हैं जिससे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी स्मगलिंग को चेक करने में मदद मिली है और ऑल जो प्राइसेस है चीनी के वो ड्रॉप हुए हैं। जिस तरीके से गोदामों पे रेड हुए हैं, उनका जो सप्लाई लाइन काटा गया है, जो इनफ्रीक्वेंटेड रूट्स हैं वो इंटरप्ट किए गए, डिसरप्ट किए गए, और जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं बलूचिस्तान में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वाकई इस मेहनत पे काबू पाने के लिए काफ़ी इकदाम हो चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% हमने तमाम रूट्स जो हैं वो डिसरप्ट किए हैं या हम इस बात में कामयाब हो गए हैं कि अब कोई भी ट्रक जो है या कोई भी व्हीकल में स्मगलिंग चीनी की जो है वो उसका दूर दूर तक इम्कान नहीं है। मैं ये दावा नहीं। जान साहब, आपने अभी बताया कि चीनी के प्राइस जो है वो ड्रॉप हुए हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कितने के प्राइस जो है वो ड्रॉप हो गए, कितने रुपए कम हुए चीनी पे? देखिए 250 से 260 पे पहुंच गया था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 170 के करीब है और ये खुश आइंद है। अच्छा, 170 में यानी आप बता रहे हैं कि आपके सूबे में चीनी मिल रही है, क्योंकि यहाँ कराची में नहीं मिल रही। जी बिल्कुल मिल रही है। जबरदस्त। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा सर कि मईशत की बहाली इस वक्त जो है मुल्क में सियासी क़यादत का अहम मिशन है, सरमायाकारी के फरोग के लिए बलूचिस्तान हुकूमत किस तरह के इकदाम कर रही है? पहली बात ये कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम हम एक वन विंडो ऑपरेशन इंस्टॉल कर रहे हैं। ये एक हुकूमती और ब्यूरोक्रेटिक सतह पर एक मैकेनिज्म होगा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेगा। ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं उसकी वजह से ये जो मेन आर्मी चीफ का जो विजन था वो ट्रांसलेट हुआ है फैसिलिटेशन काउंसिल में। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है वो इसीलिए बनी है कि रेड टेप पे काबू पाया जा सके। हम माजी में कोई भी ज़मीन देने के लिए इस्तेमाल करने के लिए किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हम 6 महीने जो है टाइम लेते थे। इसी तरह ये अगर आप देखें यूएई में 2 दिन लिए जाते हैं। अगर आपने लैंड एक्वायर करनी है उसका लीज तैयार है, नेक्स्ट डे आपको हैंड ओवर किया जाता है कि आप यहाँ पे डॉलर लगाएं। इसी तरह हमारे हमसाया मुल्क में तकरीबन इसके लिए 3 दिन लगते हैं, गल्फ़ में 1 दिन, चाइना में 5 घंटे, तो बलूचिस्तान में 6 महीने लग जाते हैं ज़मीन एक्वायर करने के लिए। अगर आपने $15 बिलियन की कोई रिफाइनरी लगानी है, अगर आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगाना है, तो हमारी ब्यूरोक्रेटिक अब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है। हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक मेन चैलेंज है 70 साल में नहीं हुआ, लिहाजा ये एक हर्डल है जिसको हम ओवरकम करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड ये कि ये जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके लिए सिक्योरिटी का हम एब्सोल्युटली यकीनी बनाएं। इसके लिए जो टास्क फोर्स हम बना रहे हैं वो तमाम इदारों को इस टास्क फोर्स के अम्ब्रेला के नीचे उनकी सप्लाई लाइन को सिक्योर करेगा, जो फॉरनर्स आएंगे उनको सिक्योर करेंगे, और कोई भी ऐसा वाकया जो खुदा न खास्ता इस क्रूशल इन्वेस्टमेंट पे इस पर का कोई असर पड़ेगा इसको नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारी तीसरी प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी है इसके अलावा जो यूथ इंगेजमेंट है वो हमारा सबसे बड़ा मसला है बलूचिस्तान में। आपको मालूम है मिलिटेंसी का इशू रहा है, तो हम यूथ को इंगेज करने के लिए वहाँ पे IT की सलाहियत को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, उनको स्टिपेंड्स देंगे, उनके डिजिटलाइज यानी स्किल्स को बढ़ाएंगे, उनको मोनेटाइजेशन थ्रू डिजिटलाइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट मनसूबा है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जिसमें वो खुद डॉलर कमाएंगे, क्योंकि उनको सबको सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो आता है लेकिन मोनेटाइज करने के लिए उनका कोई इस्तेमाल नहीं आता। तो हम उनको ट्रेनिंग देंगे और ये रोल होगा तमाम यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज में, और इसी तरह स्पोर्ट्स की जो भी एक्टिविटीज़ में हम यूथ को इंगेज कर सकते हैं। तो यूथ जो है जान साहब, बस वेरी क्विकली आपसे ये जवाब चाहूंगा, वेरी क्विकली सर, बस यस और नो, कि ये निगरान सेटअप के अंदर मुमकिन है ये सारी चीजें, क्योंकि जो आपने बातें की हैं लॉन्ग टर्म है, तो आप इसकी बेस बना के आगे फॉरवर्ड कर देंगे या ये आप लोग पाए तकमील तक पहुंचा के आगे जाएंगे? देखिए, अगर विल है, पॉलिटिकल विल है, एक हफ्ते में हम एक कमेटी बना के रिकमेंडेशन कैबिनेट को के सामने रख सकते हैं कि हमने इस तरीके से टाइमलाइन को एक हफ्ते के अंदर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर विल है तो। जाना चकजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे, और टेक्निकल ग्लिच के लिए मैं आपसे एक मरतबा फिर माजरत चाहता हूं। नाजरीन, हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। दुनिया बोल है में आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आप खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब बात कर लेते हैं उनकी जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में रौनक रहती है। जी नाज़रीन, बच्चे सबसे कीमती असासा होते हैं और कहते हैं कि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट भी औलाद को दी जाने वाली अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम और उनकी अच्छी परवरिश ही होती है। सच कितना ही कड़वा हो, लेकिन सच बताना बहुत ज़रूरी होता है और उससे हम सीख भी सकते हैं, क्योंकि इस बेहतरीन इन्वेस्टमेंट को इन कैश करने के लिए अगर हम बात करें एसेट्स के तौर पे, तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसके साथ साथ इनकी अच्छी सेहत का ख्याल रखना भी वालिदैन की जिम्मेदारी है। सितंबर बच्चों में कैंसर से आगाही का महीना है। बच्चों के जो केसेस, बचपन के केसेस और उनके वालिदैन के लिए कैंसर के असरात से मुताल्लिक ताउन और शऊर पैदा करने के लिए ये सालाना बैनुल-अक़वामी बेदारी का महीना कहलाता है। कैंसर की कई इकसाम होती हैं, इस पर अभी आपने मास्टर फ्रेम में देख ही लिया होगा कि हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा डिटेल मैं आपको बताऊँ, इससे बेहतर है कि वही जो है वो आपको बताएं। तो अपने मेहमान का जो है वो आपसे तारुफ करवाता चलूँ। डॉक्टर सैयद अहमर हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बच्चों के केसेस हैं, हमें अभी एक डाटा मिला है जिसके तहत हमें पता चला पाकिस्तान में लगभग 8,000 सालाना केसेस बच्चों के सामने आ रहे हैं। जी, अब इससे ज़्यादा हैं तकरीबन। तो बड़ा अलार्मिंग 8 से 12,000 के दरमियान सालाना पाकिस्तान के अंदर 12,000 केसेस का मतलब ये हो गया कि दिन के आपके तकरीबन अगर हम 365 दिन भी डिवाइड कर लें तो 20 केसेस जो है वो आपके सामने आए। बिल्कुल ऐसे ही अलार्मिंग सिचुएशन है सर। ये क्या, इसकी क्या वजूहात क्या होती हैं बेसिक? देखिए, बच्चों के अंदर कैंसर, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि 8 से 10,000 बच्चे, 12,000 तक बच्चे पाकिस्तान में सालाना मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर से मुतासर हो रहे हैं। अच्छा, जब हम बात करें कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, वालिदैन जब हमारे पास किसी बच्चे को, मेरे पास तो 1-1 महीने 2-2 महीने के बच्चे भी कैंसर के आते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो वालिदैन जब हमारे पास आते हैं तो उनका पहला सवाल ही होता है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को कैंसर क्यों हुआ, वाई मी, या मेरे बच्चे को कैंसर क्यों हुआ। अगर आप मुझसे पूछेंगे ट्रूली स्पीकिंग तो 90% ऑफ द केसेस में हमें नहीं पता होता कि बच्चे के अंदर कैंसर क्यों हुआ। सिर्फ 10% के अंदर ही हम ये बात कह सकते हैं कि उनके अंदर मोरोसी यानी जेनेटिक बेसिस हो सकती है बच्चे को कैंसर होने की। उसकी वजूहत है कि हमारे पास बहुत सारी फैमिलीज़ हैं कि जो कि इनके जैसे माँ को या बाप को आंखों का कैंसर था तो उनके बच्चों में भी इनहेरिट हो गया। अच्छा, ये इनहेरिटेड, सॉरी टू कट, जी, ये कैंसर भी इनहेरिटेड होता है, जस्ट लाइक डायबिटीज और थैलेसीमिया की तरह ये भी इनहेरिटेड है? बिल्कुल, लेकिन उसका इंसिडेंस आप कह सकते हैं जो नए आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक तकरीबन 10% बच्चों के अंदर कैंसर जो होता है वो जेनेटिक पे डिस्पोज होता है, यानी उसकी जेनेटिक मोरोसी वजह हो सकती है। 90% में वी डोंट नो व्हाई इट हैपेंड। तो मेरे पास वालिदैन को बताने के अलावा सोचना कि अल्लाह ताला ने आपका इम्तिहान रखा हुआ है इसके अंदर और इसका मुकाबला करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बीइंग ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आपके पास बच्चे किस उम्र से लेकर, अभी आपने बताया कि 1.5 से 2 महीने के बच्चे भी आपके पास आते हैं, ज़्यादा तादाद किस एज में डायग्नोज होती है? अच्छा, बच्चों में कैंसर की जो पीक उम्र होती है, जो हमारा एक्सपीरियंस ओवर द टाइम और डाटा भी यही कहता है कि तकरीबन 2 साल से लेकर 8 साल तक के दरमियान कैंसर का सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है, यानी नंबर ऑफ़ न्यू केसेस सबसे ज़्यादा इस दौरान में होते हैं। और फिर एक स्पर्ट आता है जो कि एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, यानी 14 साल, 15 साल, 16 साल। लेकिन पीक एज जो है वो 2 साल से लेकर 8 साल के दरमियान बच्चों को मुतासर कर सकती है कैंसर के मोहलिक मर्ज से। और कैंसर की काफ़ी एग्जाम है, जिसमें से कुछ एक ब्लड कैंसर है, स्किन कैंसर है। बिल्कुल। तो इसमें ज़्यादा कैंसर जो बच्चों के अंदर पाया जा रहा है उसमें कोई स्पेसिफिक है? जी, बच्चों के अंदर अगर हम कैंसर की बात करें ना, अगर आप ओवरऑल डाटा को लें तो तकरीबन 60% बच्चों के अंदर जो कैंसर होता है वो खून का सरतान होता है, जिसे हम मेडिकल ज़बान में ब्लड कैंसर कह सकते हैं, और अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है कि जो कि 50-60% ओवरऑल कैंसर का बर्डन होता है। इसके अलावा जो कैंसर होते हैं वो आमतौर पे ग्लैंड्स, अगर आपने लिम्फ नोड सुना होगा, गिल्टियाँ जो वालिदैन बच्चे अक्सर हमारे परेशान होकर आते हैं, जिसे गुदूद का कैंसर कहते हैं, लिम्फोमा कहते हैं, तो 10 to 15% वो कैंसर होते हैं। इसके अलावा 30% बच्चे के कैंसर वो सॉलिड ट्यूमर होते हैं, यानी 20% बच्चों को ब्रेन ट्यूमर होता है, यानी दिमाग का कैंसर होता है, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत कॉमन है। और फिर मसल्स का कैंसर जिसे हम रेब्डोमायोसार्कोमा कहते हैं, हड्डी का कैंसर जिसे हम ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं। 60% ब्लड कैंसर, लेकिन 50-60% इज द मोस्ट कॉमन, इसीलिए वही सबसे ज़्यादा कॉमन भी होता है। और उसी के इलाज की फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे उसके अंदर अलामात क्या होती हैं, लेकिन कॉमनेस्ट जो है वो ब्लड कैंसर होते हैं। अच्छा, वालिदैन को ये कैसे पता चलता है कि क्या सिम्टम्स होते हैं, कि नज़ला, बुखार, खांसी, ये सब तो एक रैंडम है, घर में इलाज हो जाता है, तो इसका बेसिक जो है वो एंटीबायोटिक का एक सस्पेंशन बच्चों के लिए लेके रखा होता है इस उम्र के बच्चों के लिए। उन्हें किस टाइम पे उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, ये भी ज़रा ज़रूर बताइएगा कि क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? मेरा ख्याल है ये बहुत अहम सवाल है, और जो ऑडियंस और जो सामीन इस बोल टीवी के आपके इस चैनल को देख रहे हैं,
तो बच्चों के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि कॉमनस कैंसर जो होता है वो ब्लड कैंसर होता है। तो ब्लड कैंसर की जो पहली अलामत हो सकती है वो है बुखार का परसिस्टेंट यानी मुसलसल बुखार का रहना। आमतौर पे 3, जैसा कि आपने खुद ही बात कही कि वायरल इन्फेक्शन होता है। 80-90% बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं मौसमी इन्फेक्शन से जो मुतासर होते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को बुखार की शिद्दत 1 हफ्ता या 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है, या उसके फीकापन यानी उसको पेल लग रहा है, एनीमिक लग रहा है, या लग रहा हो कि खून की कमी सी महसूस हो रही है। तीसरा जो होता है बच्चों में बोन का पेन यानी हड्डियों में दर्द का बहुत शदीद होना। एक तासुर ये भी आता है कि बच्चे जो बढ़ रहे होते हैं, खेल कूद बहुत करते हैं, तो उनके अंदर वैसी हड्डियों में दर्द होता है। खासतौर पर रात में बच्चे कहते हैं मामा मेरा पाँव दबा है मेरा, ठीक है। लेकिन एबनॉर्मल दर्द यानी सुबह भी बच्चा पेन का दर्द बता रहा है, जिसे हम बोन पेन कहते हैं। तो खून का कम होना, ये कांस्टेंट एक ही जगह पे पेन नहीं, पूरी जनरलाइज्ड, इट मस्ट बी जनरलाइज्ड कि वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, वो नीचे भी हो सकता है। तो परसिस्टेंट फीवर का होना, पेल पड़ना, फीका पड़ना, बोन पेन होना, जैसे में गिल्टियों का नमूदार होना। और गिल्टियाँ भी आमतौर पे बच्चों में नॉर्मली भी होती है। हम पीठ की जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी तादाद वालिदैन की आती है, डॉक्टर साहब बच्चे के गर्दन में गुदूद हो गए। हम उनको समझाते हैं कि परेशान नहीं हो, अगर वो एक ख़ास हद से और एक ख़ास साइज़ से ज़्यादा बढ़ नहीं हो, यानी लेट्स से गर्दन के हिस्से में अगर वो 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रही हैं तो वो समथिंग अलार्मिंग, समथिंग एबनॉर्मल। लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर से कम है तो उसको जनरली हम फॉलो अप करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एक और चीज़ में ऐड कर दीजिएगा कि वो ये गिल्टियों के लिए कहा जाता है कि जी अगर इसमें दर्द है, पेन है, तो फिर ये कोई परेशानी की बात नहीं है, इन्फेक्शन है। और अगर पेन नहीं है तो फिर परेशानी की बात है। जी, पेनलेस लिम्फ रेटिनोपैथी ये मेडिकल लफ्ज़ है कि बढ़ना और साइज का बढ़ना। देखिए कोई भी बीमारी होगी ना, कैंसर या खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी बीमारी होगी तो वो खामोशी से नहीं बैठेगी, उसकी अलामात बढ़ेंगी। एक निकलेगी, दूसरी निकलेगी, छोटी थी बड़ी हो गई, पहले वो बेर के साइज़ की थी, अब वो जो है वो बादाम के साइज़ की हो रही है। तो हम साइज़ लिए बताते हैं कि लोगों को आगे ही हो जाते हैं कि यार ये अगर बादाम के साइज़ का हो रहा है तो यार ये समथिंग सीरियस, लेकिन अगर बेर की साइज़ की है ठीक है आप इंतजार कर सकते हैं, हो गया होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जिसम में धब्बे पड़ना, यानी आमतौर पर जैसे मच्छर काटता है तो लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, उसे हम मॉस्किटो बाइट्स कहते हैं। लेकिन दूसरी तरह के लाल धब्बे पड़ना या खून का कहीं से अखराज होना, दांतों से खून आना शुरू हो गया बुखार के साथ, बोन पेन, तो ये लाजमी और सजेस्टिव हो सकता है खुदा न खास्ता कि खुदा न खास्ता उस बच्चे को कैंसर नहीं है, क्योंकि खून का कैंसर कॉमन है और उसके लिए बहुत बेसिक टेस्ट होता है, वो हम आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। एक सिंपल CBC का टेस्ट होता है जिसे कंप्लीट ब्लड काउंटर लेबोरेटरी से परफॉर्म किया जा सकता है। अच्छा, उसमें किस तरीके से जरा उसकी डायग्नोसिस भी बता दीजिएगा, क्योंकि उसकी रेंज लिखी हुई होती है। हाँ, वो आपको कंफर्म तो नहीं करेगा, लेकिन वो आपको गाइड कर देगा कि यार दाल में काला है, समथिंग अलार्मिंग। जी, जब CBC होता है, CBC में अल्लाह पाक ने 3 अंसर बनाए हुए होते हैं, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो रेड सेल्स होते हैं वो कम हो सकते हैं। इसके अलावा वाइट सेल्स होते हैं जिसे हम WBCs कहते हैं, उसकी मिकदार या तो बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम होगी। और तीसरे सेल्स होते हैं जिसे हम प्लेटलेट कहते हैं, जो आमतौर पे मलेरिया के अंदर, डेंगू के अंदर भी कम होते हैं, तो वो भी कम हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की, और फिर एक जो माहिर हीमेटोलॉजिस्ट होता है, हीमेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो कि माइक्रोस्कोप में ब्लड की मॉर्फोलॉजी का मुआयना करता है, उसमें उसको वो फ़ौरन वो कैंसर के ज़रात नज़र आ सकते हैं और वो कह सकता है कि यार ये मुझे अक्यूट ल्यूकीमिया यानी ब्लड का कैंसर लग रहा है, फौरी तौर पे इसको स्पेशलाइज सेंटर या रिमार्क्स दे सकते हैं। तो उसकी कॉस्ट 400-500-600 रुपए, लेकिन एक मुस्तरद लेबोरेटरी से एक मुनासिब आदमी इसको डायग्नोज करके आपको भेज सकते हैं और बहुत ज़्यादा कीमती। मेरे ख्याल में जिनके भी बच्चे बीमार रहते हैं, जिन्हें ये डाउट रहता है, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो उन्हें CBC करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपका एक मेडिकल डाटा आपके पास आ जाएगा, बच्चों का ब्लड सेल्स भी काउंट हो जाएंगे, तो वो ज़रूरी है। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि कौन सी स्टेज के ऊपर जो है ये बच्चे आपके पास आते हैं, क्योंकि कैंसर की स्टेजेस भी होती हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, लास्ट, कौन सी स्टेज पे ज़्यादातर केसेस आपके पास आ जाते हैं और किस स्टेज तक ये क्योरेबल होते हैं? देखिए, ये बहुत अहम बात है और अहम सवाल भी है, इसके अंदर बहुत सारी बातें भी पोशीदा है हमारे लिए। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों के अंदर कैंसर की 2 कैटेगरी होती हैं, एक होता है ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर और एक होते हैं सॉलिड ट्यूमर्स। सॉलिड ट्यूमर या ठोस ट्यूमर होते हैं। अच्छा, जो स्टेजेस होते हैं वो आमतौर पर सॉलिड ट्यूमर्स के अंदर होते हैं कि बोन से कैंसर निकला और वो जो है वो खून में शामिल हो गया, किडनी से ट्यूमर निकला वो छाती में चला गया, या कहीं और से निकला और किसी और जगह फैल गया, तो उसे स्टेज 4 कहते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से क्योंकि बच्चों की एक्सेस कम है कैंसर के इलाज के मराकज़ तक, तो हमारे पास बहुत बड़ी तादाद बच्चों की देर से पहुंचती है। कुछ कैंसर अगर स्टेज 4 पे आ जाएं तो वो तकरीबन लाइलाज हो जाते हैं और हमारे पास उनको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, कंफर्ट केयर और आराम देने के अलावा ऑप्शन नहीं होता। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि स्टेज 4 होने के बावजूद भी क्यूरेटिव होती हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसका तयन ऑब्वियसली डॉक्टर भी करेगा और टीम्स करती हैं जो कैंसर के सेंटर्स होते हैं कि कौन सा कैंसर है, क्या उसका दर्जा है और इलाज के ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। तो लेकिन अहम चीज़ ये है वालिदैन के लिए कि कोई भी ऐसी सिम्टम, कोई भी जिस्म में लंप यानी कोई स्वेलिंग, कोई बम्प, कोई स्वेलिंग हो जाए,
कोई फीवर चल रहा हो, कहीं कोई उल्टी नमूदार हो जाए, ठीक है, या बच्चों को सर में दर्द हो रहा हो, बहुत गैर मामूली किस्म का, उल्टियाँ महसूस हो रही हो, पेट में कोई उभार महसूस हो रहा हो, इसके साथ साथ आँखों में अगर रात में आंखें चमकती हैं, जैसे कैट आई हम इंग्लिश में कहते हैं, और आम आदमी बिल्ली की तरह चमकना आँखों, वो आंखों में कैंसर की अलामत हो सकती है। तो किसी भी अलामत को लाइट ना लें, और आपको सिर्फ एक मुनासिब अपने पीडियाट्रिशियन को जो आपके इलाके में है, जो आपके महल, अगर दूर भी हैं तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर हॉस्पिटल वगैरह के अंदर आप एक अच्छे मुनासिब बच्चों के डॉक्टर को दिखा के अपने कुछ इब्तदाई टेस्ट करवा कर तशखीस तक पहुँच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। एक सवाल और इससे रिलेटेड ही पूछना चाहूँगा, लेकिन पहले जो है वो बात कर लेते हैं कुछ खेलों के मैदान से। जी हाँ नाजरीन, खेलों के मैदान से आपको अफसोसनाक खबर जो है वो आपके साथ शेयर करते चलें। हॉकी में लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात की वजह से पाकिस्तान ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेज़बानी से महरूम हो गया। जी हाँ, याद रहे ओलंपिक्स हॉकी क्वालिफाइंग राउंड 13 से 21 जनवरी 2024 लाहौर में होना थी, और पाकिस्तान को पहली बार ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेज़बानी मिली थी। ज़राए के मुताबिक FIH ने बज़रिया ख़त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फैसले से आगाह कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि PHF की अंदरूनी जो कारकर्दगी है, गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से ये मेज़बानी वापस ले रहे हैं। फ़िलहाल PHF इस पोजीशन में नहीं कि वो इस इवेंट की मेज़बानी कर सके। HIF ने यह बताया है, और इसी पर बात करने के लिए साबिक हॉकी ओलंपियन समीउल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल सही फरमाया आपने जो इंट्रो में कहा, बिल्कुल ठीक कहा जी। सर ये तो अब हो गया है, अब ये हमसे मेज़बानी भी चली गई है, इसकी वजह क्या है? ये अंदरूने खाना जो खाना जंगी चल रही है हमारे अंदर, ये सारे इदारों में बिलखुसूस जो खेलों से रिलेटेड हैं। ये हॉकी स्टेडियम में हम तो यहाँ तो सर शादियाँ करवा रहे हैं हॉकी स्टेडियम के अंदर, कराची में तो हम शादियों के इवेंट अटेंड कर रहे हैं। ये हाल हुआ है हमारे नेशनल गेम का। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस वक्त तो हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तो सपोर्ट करने में तैयार है, लेकिन दो ग्रुप जो है वो आपस में लगे हुए हैं, और वो कहते हैं कि जी हम बिल्कुल ठीक हैं, और जो दूसरा ग्रुप पुराना जो भी हुकूमत में है वो कह रहा है कि जी हम हैं। हालांकि इनको मैंने मशवरा दिया था दोनों को कि आप मिल बैठ के एक ऐसा ग्रुप बनाएं, 6 आदमियों की एडवाइजरी बोर्ड हो, बाकी आप आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे चलाएं। लेकिन जब आप इस किस्म की एक्शन नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यही करेगी। और मुझे अफसोस है कि ये पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पैसे उनको बहुत चाहिए, खिलाड़ी सफर कर रहे हैं, और 5 साइड में सेकंड आके वो खुशियां मना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। जबकि 7 वाले मुल्क में देखें, या अभी हॉलैंड जो है वर्ल्ड नंबर 1 हो गया, तो परफॉर्मेंस बेस पे है। हुकूमत पाकिस्तान को इंटरवीन अच्छे तरीके से करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो अभी प्रेसिडेंट हैं खालिद सजाद कुकर को, उसको चाहिए कि वो खुद जाके रिजाइन करे और कहे कि जी जो इलेक्शन होगा उसमें जो भी बेहतर आदमी आएगा मैं उसको हैंड ओवर करूँ। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन हुकूमत के जिम्मे हर चीज़ की जिम्मेदारी अगर हम डाल देंगे तो फिर इन इदारों का फ़ायदा क्या है बनाने का, ये फेडरेशन बनने का फ़ायदा क्या है? ये तो कुछ जगहों पर तो कई ममालिक में तो हमने देखा है कि गवर्नमेंट से कॉन्फ्रेंट करते हैं ये इदारे के, नहीं जी हमें ये फैसिलिटीज़ चाहिए, आप हमें ये चीज़ दें, डिमांड करते हैं, डिमांडिंग पोजीशन में होते हैं। यहाँ तो खैराती अस्पताल वाली फैसिलिटीज़ चल रही हैं। आखिर ये हॉकी फेडरेशन मुल्क का क्यों नहीं सोच रही है? लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात की बात अलग है, लेकिन मुल्क को प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रखा जा रहा सर? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का काम भी यही है, जिसमें POA आता है और दूसरे अदारे आते हैं, वो यही चीजें देखता है। लेकिन उसके साथ साथ लोग भी अच्छे होने चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो हॉकी फेडरेशन है वो डामाडोल है, किसी के पास जाती है, कभी किसी के पास जाती है। लोग इस वक्त भी DHA लाहौर ने स्पॉन्सर किए दोनों ट्रिप, लेकिन वो बिल्कुल नाखुश है कि आके हिसाब कोई नहीं देता, अकाउंट फॉर कोई नहीं करता। और उसके साथ साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, मैं पर्सनल जानता हूं कि वो कहते हैं कि सारे कैंप आप इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगाएं, हम फैसिलिटी देंगे। लेकिन हमारी फेडरेशन जो है वो नहीं चाहती कि वहां इसलिए नहीं लगे कि वो कहीं हमें इंटरेस्ट न कर दें। तो जैसे आप कह रहे हैं कि हॉकी अभी भी वो नेशनल गेम है, और उसका हाल देखें आप, और सारे स्पोर्ट्स देखे जा रहे हैं दिन ब दिन। इसी अंदरून जो लड़ाई है आपस में 3-4 ग्रुप्स की, उसकी वजह से, नंबर 2 फाइनेंसिस की वजह से। तो आपने कहा कि दुनिया में जो मुख्य फेडरेशन है वो पावरफुल है, इसलिए है कि उनके अपने फाइनेंसिस बड़े ठीक हैं। उनको हुकूमत पाकिस्तान से पैसे नहीं चाहिए, वो अपने स्पॉन्सरशिप से इतने पैसे ले रहे हैं क्योंकि वो पहली जो दुनिया की 6 टीमें हैं
उनको तो पैसों की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल। स्पॉन्सरशिप है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो पैसे देते हैं। अब साथ जितने भी टूर्नामेंट बड़े बड़े हो रहे हैं, वो अंदाजा लगाएं कि साथ वाले मुल्क में हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि स्पॉन्सरशिप है। अगर परफॉर्मेंस हो, इस पे कोई जोर नहीं दे रहा, सिर्फ कुर्सी पे जोर दे रहे हैं कि मैं किस तरीके से उल्ट चीज हो के कहीं मैं सरवाइव करूं और मुझे पैसे मिले। ये बड़ी गलत सोच है। बिल्कुल ऐसा कि सर आप भी खेले हैं और पाकिस्तान का नाम भी आपने रोशन किया हुआ है, पाकिस्तान का फख्र है आप भी। मैं ये सिर्फ जानना चाहूंगा कि जिस वक्त आप खेल रहे थे, हम स्क्वॉश में नंबर 1 थे, हम स्नूकर में नंबर 1 थे, हम हॉकी में नंबर 1 थे, हम क्रिकेट में नंबर 1 थे। ऐसा क्या हुआ है कि हमारे खेलों का डाउनफॉल शुरू हो गया और अब हम रिवाइव नहीं कर पा रहे? बिलखुसूस मैं चाहूंगा कि हॉकी का रिवाइवल किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये तो हमारा नेशनल गेम है। ये आपने ठीक कहा। उस वक्त ऊपर एक मार्शल नूर खान जैसे आदमी थे, ब्रिगेड आतिफ जैसे, ब्रिगेड हमीदी जैसे, और जितनी भी फेडरेशन थी उसमें लोग सिंसियर थे, वो मनी माइंडेड नहीं। अब जितने भी हमारे 15 साल से मैं देख रहा हूँ, जैसे मुल्की हालात वैसे ही स्पोर्ट्स के हालात, कि हर आदमी चाहता है कि मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए और वो पैसे मिले बगैर कुछ किए। तो उसमें हमारे जो है सारी फेडरेशन इंडल्ज है, खास तौर पे हॉकी में। हॉकी बिल्कुल ठीक हो सकती है। अभी भी हमने कई प्रपोजल्स दिए और हमारी बहस होती रहती है कि आप अंडर 16 से शुरू करें, अंडर 16 करें, अंडर 18 करें, और सिर्फ हम अगर 2 टीमों को जीतें तो मलेशिया और कोरिया को तो हम पहले 10 में आ सकते हैं, और उस 10 में आने के बाद थोड़ी सी और मेहनत करें तो हम पहले 8 में आ सकते हैं, और ये सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर हम कर सकते हैं। और इतना पोटेंशियल है, खिलाड़ी इस काबिल हैं कि वो एक कर सकें, मगर उनके लिए एक बुर्दबार किस्म की फेडरेशन चाहिए, एक एडवाइजरी बोर्ड चाहिए जो उनको गाइड करे। और ये जो बिल्कुल लोअर लेवल के लोग हैं जो बिल्कुल ऊपर आए हुए हैं, इनको हमेशा के लिए बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, इनको हमेशा के लिए बाहर निकालना पड़ेगा। आपकी तजवीज़ सामने आ गई और लग ऐसा रहा है कि अब हर कोई पैसे कमाने की दौड़ में लग गया है। मुल्क का नाम रोशन करने की जो प्रायोरिटी थी अब वो सेकेंडरी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप हमारे साथ। अच्छा जी, डॉक्टर साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं। अगर सर मेरे पास है टाइम है अभी ब्रेक में, तो मैं ज़रा सवाल वाइंड अप कर लूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं वेरी क्विकली आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि फिर हमें ब्रेक पे जाना है, कि इसका ट्रीटमेंट तो आपने ये बता दिया कि इसके ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटीज़ यहाँ पर कितनी मौजूद हैं बच्चों के लिए? देखिए, बच्चों के कैंसर का जो कॉमन इलाज होता है वो आमतौर पे कीमोथेरेपी होती है, जो ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर के अंदर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। सॉलिड ट्यूमर के अंदर सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ये 3-4 मोडेलिटीज़ होती हैं। फैसिलिटी सेंटर्स कितने? और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन तमाम सूबों में लिमिटेड एक्सेस है। पाकिस्तान में सेंटर जो है वैसे कराची के अंदर इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क है, जहाँ पे बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। बच्चों का जिन्ना हॉस्पिटल NICH कहते हैं, वहाँ पे कैंसर का भी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आगा खान हॉस्पिटल कराची में सहूलत मौजूद है। इसके अलावा लाहौर में शौकत खानम हॉस्पिटल में बच्चों के कैंसर का फ्री ट्रीटमेंट होता है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में तो तकरीबन 5 से 7, 8 सेंटर, 9 सेंटर हैं जो कि पाकिस्तान में, और इसके अलावा कुछ बेसिक, लेकिन अभी और सेंटर्स की भी जरूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ थे। और नाज़रीन, यकीनन आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहला काम आपने ये करना है, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में इनमें से कोई एक भी बीमारी नजर आ रही है, बिना टाइम वेस्ट किए फौरन जाइए और उनका CBC करवाइए। 400 से 500 रुपए का टेस्ट है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आपकी जितनी भी गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी और इंशाल्लाह बच्चे सेहतयाब होंगे। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। दुनिया बोल है में हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आप खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। जी हाँ, 3 चीज़ें ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान की अगर हम बात करें तो हमारे जहन में एक बहुत ही ज़बरदस्त नाम आता है, कमांडर बिल्डर्स। जी हाँ नाजरीन, ये हर साल की तरह इस साल भी सिटी प्रॉपर्टी एक्सपो मुनक्किद कर रहे हैं, जो 15, 16 और 17 सितंबर को कराची एक्सपो सेंटर में होगी। इस साल आवाम की सहूलत के लिए कौन से लो कॉस्ट पैकेजेस लाए जा रहे हैं, इन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कमांडर बिल्डर्स के चेयरमैन कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कमांडर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले गिला तो मेरा आपसे ये है कि आप बड़े अरसे बाद जो हमारे शो में तशरीफ लाए, काफ़ी मसरूफ आप रहे हैं इन दिनों। जी, मसरूफियत बहुत ज़्यादा, ज़बरदस्त। अच्छा, अच्छी बात है मसरूफ रहना। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन के लिए वेरी क्विकली आप इस एक्सपो का जो विजन है, क्योंकि आपके कमांडर सिटी का विजन 2040 तो सब जानते ही हैं, उसे हम आप थोड़ा रिवाइव भी करेंगे, पर इस एक्सपो का बेसिक जो आपका विजन है वो क्या है और आवाम के लिए उसके अंदर क्या इस मरतबा जो है वो आप लेकर आ रहे हैं चांद? देखिए, इस वक्त तो घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया, हम सबको पता है। इस वक्त तो किचन के मसले बने हुए हैं, लोगों को तो घर तो बहुत दूर की बात है।
लेकिन कमांडर बिल्डर्स ने हमेशा जब भी एक्सपो की है कुछ ऐसे अट्रैक्टिव पैकेजेस ज़रूर लाए हैं कि घर बनाना रीच में आ जाए लोगों की। तो इस साल भी ये हमारा दूसरा एक्सपो है। एक एक्सपो हमने इस साल के शुरू में किया था और इस वक्त जो है डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत है मुल्क में, आपको भी पता है, लोग बहुत सारे मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। जो हुकूमती पॉलिसीज़ है उससे ज़ाहिर है लोग ज़्यादातर जो है वो एग्री नहीं है और मुआशी बदहाली का जो ये दौर है ऐसा कम अज़ कम मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा और बिज़नेस के भी बुरे हाल हैं। तो इन हालात में अगर कोई खड़ा होता है कि नहीं हमने आवाम के लिए कुछ बेहतर करना है, जो रोल हम प्ले कर सकते हैं या मैं जो प्ले कर सकता हूँ, मैं तो अपना रोल प्ले करूँगा कि मैंने कबार सिटी को बसा दी अल्हम्दुलिल्लाह। 450 फैमिलीज़ वहाँ रह रही हैं। बेहतरीन सिस्टम है, पानी, बिजली, गैस की बिजली हमने फ्री कर दी है। 100 यूनिट्स तक बिजली फ्री है। पानी वहाँ पे फ्री है 24 घंटे। वहाँ के लोग मिनरल वाटर पीते हैं। एजुकेशन इंतहाई सस्ती है वहाँ पे। बेहतरीन सिक्योरिटी का सिस्टम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है शराय फैसल तक। बेहतरीन अमेजिंग फैसिलिटीज़। खाना मुफ्त है सबके लिए। खाना मुफ्त है, खाना पूरी रेजिडेंट्स के लिए लंच और डिनर मेरी तरफ से होता है। वाह, ठीक है। तो इतनी बेहतरीन सोसाइटी में अब हर किसी का दिल चाहता है रहने को। तो प्लॉट चूँकि महंगे हो गए थे, हमारा 36 लाख का प्लॉट था, 120 गज़ का 24 लाख का था, 80 गज़ का। तो लोगों ने कहा कि अब इतने टाइट सिचुएशन में हम क्या सिटी का हिस्सा नहीं बन सकते। मैंने कहा बिल्कुल, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा कि आप हिस्सा बन सके। तो हम जो ऑफ़र स्पेशल ला रहे हैं, हम 80 गज़ का प्लॉट 24 के बजाय 8 लाख का कर रहे हैं 3 दिन के लिए। 8 लाख में आप कमांडर सिटी में प्लॉट खरीद सकेंगे कैश पे या इसके लिए कोई इंस्टॉलमेंट एक महीने में पेमेंट करनी है। एक महीने में पेमेंट। और डेवलपमेंट के 4 लाख हमने कहा 10,000 रुपये महीना देते हैं आप, तो आप आराम से सुकून से अपने प्लॉट के मालिक बन जाएंगे उस सोसाइटी में जो लिवेबल है, जहाँ लोग बस रहे हैं। मतलब 450 फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं और विद इन ईयर आप ये बता रहे हैं, अभी आपने ब्रेक में मुझे बताया था कि तकरीबन 1000 हो जाएंगे। 1000 क्रॉस कर जाएंगे, जिसमें लंच और डिनर भी आपकी तरफ से। जी, फ्री रेस्टोरेंट है हमारा, उसमें हम खाना मुफ्त देते हैं। और ये जब 1000 हो जाएंगे तब तक जारी रहेगा? जी, ये 10 लाख घरों का प्रोजेक्ट है। जब 50 लाख लोग होंगे फिर भी मुफ्त होगा, क्योंकि ये हमारे उसमें शामिल है, हमारे प्लान में, हमारे विजन में शामिल है कि खाना मुफ्त होगा। बल्कि आगे चल के एजुकेशन भी मुफ्त हो जानी है, मेडिकल केयर भी मुफ्त हो जाना है। तो ये एक वेलफेयर स्टेट का मॉडल है जिसको मैं रियासत मदीना या कायद का पाकिस्तान कहता हूँ। बिल्कुल। तो मुझे एक मॉडल बना के असल में 2027 तक दिखाना है सबको कि नहीं, इस तरह से कंफर्टेबल एक सिस्टम बन सकता है, डूएबल है ये, बन सकता है, ये डूएबल है, क्योंकि शुरू में लोग इस पे बिलीव नहीं करते जब आपने 2040 का कॉन्सेप्ट दिया जी बिलीव नहीं करते थे कि कैसे बिजली। आज बिजली जब 50-60 रुपए यूनिट होगी, मैंने फ्री कर दी है वहाँ पे। मेरी विंड मिल्स लग रही है, इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में हम विंड मिल पे आ रहे हैं। वही कमांडर सिटी, वही कमांडर, क्योंकि हम विंड कॉरिडोर पे है ना। तो अब इस तरह की प्लानिंग जाहिर है हुक्मरानों ने करनी थी, उन्होंने तो नहीं की। तो मैंने कहा क्यों ना मैं कोशिश करूं और मैं एक ऐसी बस्ती बसा दूं जो कायद का विजन था, जो इकबाल का विजन था, जो जिसको हम रियासत मदीना कहते हैं। तो आए बातें ना करें, एक बना के दिखाएं। अच्छा कमांडर साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा ज़ाती नौइयत पे। ये शुरू कैसे हुआ? मतलब ये विजन आपके जहन में आया, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई वाकया, कोई चीज़ आपने देखी? क्योंकि जो बातें आप कर रहे हैं और जो फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं, ये प्रॉफिट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कहीं मुझे प्रॉफिट तो दिख ही नहीं रहा है। क्या आप खाना भी दे रहे हैं, बिजली भी 100 यूनिट फ्री कर रहे हैं, आप 24 लाख वाला प्लॉट 3 दिन के लिए 8 लाख रुपए में भी दे रहे हैं कि जी जिसके पास पैसे हैं या जो कर सकता है वो कर जाए। जी। तो ये आखिर ये जो खिदमत की जो है मखलूक की, ये किस तरीके से ट्रिगर? देखें, इसमें जाहिर है पैसा तो आ रहा है कहीं ना कहीं से। जब भी इतना बड़ा विजन, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी बननी है, 200 बेड का हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, ये सब अगले 2-3 साल में बन जाना है। अब मैं इंसानों से प्रॉफिट नहीं लेता। जो आपने सवाल पूछा है ना कि कैसे हो रहा है, मैं लेता हूँ रब से प्रॉफिट। ठीक है, जब आप रब से प्रॉफिट लेते हैं, जब आप रब की राह में इन्वेस्ट करते हैं, जब आप बेवा को फ्री घर देते हैं, जैसे मैं देता हूँ, हर 100 में से 5 घर मुफ्त देता हूँ, जब आप गरीबों को खाना खिलाते हैं, तो रब कई गुना 700 गुना मल्टीप्लाई करके, सूरह बकरा की जो आयत 261 है कि कम से कम 700 गुना वो पैसा आपको वापस करता है रब, और मुझे आता हुआ नजर आता है वो।
तो इंसान तो मुझे 7 लाख का तो प्लॉट उस वक्त नहीं था 5 साल पहले जब उधर जंगल बेअबान था, उस वक्त भी 8 लाख का नहीं था। आज इतनी महंगाई के दौर में 3 गुना कीमतों में अगर मैं 8 लाख का दे रहा हूँ प्लॉट, इसका मतलब मैं भलाई कर रहा हूँ। लिल्लज़ीन आसनु फी हाज़े दुनिया हसना, जिन्होंने भलाई की उनके लिए दुनिया में भलाई है। तो ये होता जा रहा है। फ्री रेस्टोरेंट मैंने खोला, लोगों ने कहा ये कैसे चलेगा, हर कोई मुफ्त खाना खाएगा। मैंने कहा जी इसको रब ने चलाना, रब इसको चलाएगा, ये चलता रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो चल रहा है, पिछले 2 साल से चल रहा है। अब हमने बिजली मुफ्त की है, पहले हमने पानी मुफ्त किया, आगे चल के हम बहुत सारे और इंसेंटिव्स लोगों के लिए ला रहे हैं। हमें सुकून देना है लोगों को। अच्छा, मैंने देखा है कि आपकी जो सोसाइटी है कमांडर सिटी, जिसके आगे पीछे लाइन से कई सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, जहाँ प्लॉट की कीमत, आपकी जो कीमत है जो अभी आप 8 लाख की दे रहे हैं, उससे पहले 24 लाख वाली कीमत भी अगर आप देखें तो इससे डबल है। जी जी, ये मैं कोई ऐसी फर्जी बात नहीं कर रहा, मैं खुद फिजिकली देख कर आया हूँ, और उसके रेट्स इस 24 से भी डबल है। 50 लाख से ऊपर के प्लॉट्स हैं, लेकिन फिर भी आपने रेगुलरली 24 लाख पे रखा हुआ है। मुझे बताइएगा कमांडर साहब के कोई मुश्किलात आपके ये जो 2040 विजन के नाम से आप ये जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो कि अभी भी चल रहा है, इसमें क्या मुश्किलात, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि ये तो आपने वो बताएंगे फैसिलिटीज जो आप दे रहे हैं, लेकिन किन मुश्किलात से गुजर के ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, आज नाजरीन को ये भी तो बताएं। देखिए, सबसे बड़ा इसमें हो सकती थी वो थी फंडिंग, कि पैसा कहाँ से आएगा। जब आप सस्ती चीज़ें दोगे, खाना मुफ्त दोगे, बिजली मुफ्त दोगे, चीज़ें, एजुकेशन इतनी सस्ती कर दोगे कि 1600-1700 रुपये फ़ी होगी, तो कैसे ये सिस्टम, ये निज़ाम चलेगा? ये सबसे बड़ी मुश्किल थी। और दूसरी मुश्किल ये थी कि कौन आपको करने देगा। को माफिया है, सारा निज़ाम इस मुल्क का आपको पता है। फिर इंटरनेशनल माफिया है कि जहाँ हम सर उठाते हैं कोई ना कोई वो सर नीचे कर देता है हमारा। तो इन 2 चीज़ों में अब ज़ाहिर है, कुरान पाक जब मैंने तर्जुमे से पढ़ा तो उसमें मुझे जो उसूल मिल गए कि अगर आप भलाई करोगे तो आपके साथ भलाई हो। सबसे ये बड़ा ये मेरा अकीदा इस पे और मेरा तवक्कुल मेरे रब पे कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आया। शुरू में इदारों ने तंग किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इदारों ने देखा कि ये शख्स इस मुल्क के लिए बेलौस हो के खिदमत कर रहा है, जिसमें इसका ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है, तो इसको सपोर्ट करो। और अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरा कभी एनओसी कहीं पे रुका, ना मेरी कोई फ़ाइल कहीं पे रुकी। मेरे काम खुद ब खुद हो जाते हैं। लोगों के दिलों में एक तरह से अल्लाह ने एक हमदर्दी डाल दी है। गैब से मदद आती है। हाँ, गैब से मदद, जिसको गैब से मदद, जब आप उसकी मखलूक की खिदमत के लिए खिदमत कर, वो आपके लिए ये मेरा बिलीव है, ये मेरा बिलीव। और इंशाल्लाह ये 10 लाख घरों का प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह मैं 10 लाख घर कर जाऊँगा। मैं 50 लाख लोगों को एक जगह ला के उनको मैं इकनॉमिकली इंशाल्लाह इतना एम्पावर कर दूंगा कि हम एक कौम बन जाएंगे। हम इंशाल्लाह एक कौम बन जाएंगे और पूरी दुनिया पे इंशाल्लाह 2040 तक हम हुक्मरानी करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा विज़न है और मेरा अकीदा है, रब पे मेरा बिलीव है, मेरा तवक्कुल है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक बहुत स्मूथ चला हूँ मैं 2019 से अभी तक। अब तो हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। उस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं है जो आज से 4 साल पहले थे। लेकिन जो मैं फोरसी कर रहा हूँ, मैं इस विज़न को बहुत तेज़ी से फैलते हुए फोरसी कर रहा हूँ, क्योंकि ये रब का विज़न है। ये रब का विज़न है, मैं रब के लिए काम कर रहा हूँ। जाहिर है उसके उसूलों पे जब आप चलेंगे तो फिर आपके लिए जो है वो गैब से मदद भी आएगी इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कमांडर साहब कि ये जो 10 लाख घर हैं, इसकी जो लैंड है वो आपने एक्वायर कर ली है या आहिस्ता आहिस्ता आप लेते जा रहे हैं, ऐड ऑन करते जा रहे हैं? क्योंकि जो लोग आपके पास एक्सपो में आएंगे यकीनन वो ये सवाल पूछेंगे, और उसकी एक वजह भी है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो आपको प्लॉट दे देती हैं, लेकिन वो प्लॉट जो है वो कहीं उधर ही आसमान में होता है। हाँ, नहीं, सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारी वो ये है कि हम प्रॉपर लीगल काम करते हैं और हम लीज देते हैं। जितने कमांडर सिटी में लोग रह रहे हैं जिन्होंने पेमेंट फुल कर दी है, उनके नाम लीज हो गई है प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की तरफ से। ये बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से लीज है। लैंड हम लेते जा रहे हैं, इस वक्त हमारे पास 1000 एकड़ लैंड अल्हम्दुलिल्लाह और अगर घरों की कैटेगरी में देखें तो जरा बता दीजिए कितने घर उसके ऊपर जो है वो 1000 लैंड पे तकरीबन आपके कोई 30,000 के करीब यूनिट्स बन जाते हैं। लेकिन हमारा मंथली एक बजट है लैंड परचेज का, जिसमें हम लैंड परचेज करते जा रहे हैं। इस वक्त हमने इस्लामाबाद में भी 200 एकड़ ज़मीन ख़रीद ली है। अच्छा। वो अलग है क्योंकि हम कमांडर सिटी इस्लामाबाद इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जनवरी में हम लॉन्च कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद वालों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। अच्छी खबर है। उसके बाद हम लाहौर में आ रहे हैं। हमने 10 शहरों में आना है। ओके, 10 शहरों में हमने 10 बड़े शहरों के साथ कमांडर सिटी लॉन्च करना है। और अब इंशाल्लाह इस एक्सपो के बाद
मुझे उम्मीद है कि हमारे काम में तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि मैं एक अच्छा रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इतने बुरे हालात में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस होगा, क्योंकि रब हमारे साथ है। ज़बरदस्त। अच्छा, वेरी क्विकली बस मैं चाहूँगा कि ये जो एक्सपो होने वाली है ये जो आपने जो तारीख बताई 15, 16 और 17 सितंबर को, इसमें एक तो आपने ये एडवांटेज बता दिया कि 8 लाख रुपए का प्लॉट होने वाला है। फिर घर भी हम बहुत सस्ता दे रहे हैं, घर भी बहुत सस्ता, वो भी 2-3 पॉइंट है वो मैं चाहूँगा। हम 34 लाख रुपए में बंगला दे रहे हैं तैयार करके। कितने गज का? ठीक है, 80 गज का। 80 गज का। और 54 लाख में हम 120 गज का बंगला तैयार करके डबल स्टोरी, अगर आप बुकिंग करेंगे। नहीं, सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी की सिंगल स्टोरी भी बहुत हो गया। जी, बहुत स्टोरी भी बहुत हो गया। फिर हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे जो घरों के स्टैंडर्ड्स हैं वो नॉर्मल से बेहतर हैं, क्योंकि फिटिंग्स फिक्सचर्स हम बहुत अच्छी लगाते हैं। लोग रह रहे हैं इस वक्त, घर सामने हैं सब। जबरदस्त। तो जो देखना चाहते हैं वो जाके आपकी सोसाइटी में फिजिकली देख सकते हैं। इतने का प्लॉट नहीं मिल सकता है, जितने का तैयार घर ऑफर ला सुन लिया है कि जितने का प्लॉट नहीं मिल सकता उतने का जो है वो आपको तैयार घर मिल रहा है। 15, 16, 17 तारीख जो है वो इस एक्सपो की है, एक्सपो सेंटर में। थैंक यू सो मच कमांडर साहब, आप आए और आवाम के लिए आप इतना दर्द दिल रखे हुए हैं। आवाम इस वक्त वाकई मुश्किलात का शिकार है, परेशान है, और उस परेशानी से दूर करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हौसला दे देती हैं। ये कुछ बिलीव्स हैं, कुछ इल्म है जिनकी रोशनी में पता चलता है बेशक आखिरी कुन जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से होना है, और इस पर हमारा कुल ईमान है। आगा बहिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं बोल्ड प्रेडिक्शन में, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। आगा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये एशिया कप का जो फिनाले होने वाला है, आपने तो कहा था ट्रॉफी हम उठा रहे हैं, मुझे याद है अच्छी तरह। मैंने तो वर्ल्ड कप, मैंने आपको जब आपने पूछा तो मैंने कहा था टीम बेहतर है। हाँ। बाकी मैंने आपको वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन की है कि वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान जीतेगा, और आपके ही प्रोग्राम में। बाकी तो आपने मैच की थी, मैं माजरत चाहता हूँ, आपने मैच का कहा था कि हाँ जी वो इंडिया पाकिस्तान वाला पिछला मैच पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन खैर वो हो नहीं पाया। और ये वाला तो जीतने की पेशन कोई नहीं की थी, मैंने नहीं की। आपको पता, आप वो रिकॉर्ड में मौजूद है। हाँ, मैंने कहा था कि वो वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान का होगा। वर्ल्ड कप पाकिस्तान होगा। तो एशिया कप के आप मतलब सितारे एशिया कप की फेवर में नहीं जा रहे, या बादलों की वजह से आपको सितारे नजर नहीं आ रहे? इतनी बादल हैं श्रीलंका में। आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल ये जो एशिया कप था इसमें थोड़ा सा खास कुछ सितारे ठीक नहीं थे, मगर कल से थोड़ा सा, हालांकि कल पाकिस्तान इंतहाई बुरा खेला है, आपको भी पता है, पूरी पाकिस्तान को पता है। अब दोबारा से बाबर के जो सितारे हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह श्रीलंका को, ये प्रेडिक्शन ले ले आप, और श्रीलंका को पाकिस्तान हराएगा और पाकिस्तान खेलेगा और फाइनल खेलेगा। और मुझे उम्मीद है, और फाइनल आप जरूर ले लीजिएगा, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में कौन जीतेगा। मैं आपको लाइव उस वक्त आपसे पेशन गोई करेंगे। जरूर मैं उसी दिन आपको जो है वो खेल का जुनून में लाइव भी लूंगा, और हम यहाँ पर भी बैठ के बात करेंगे। कल का मैच, जुमरात के मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, श्रीलंका को हरा देगा। श्रीलंका को हरा देंगे हम, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है आगा जी, आपने एक बात की ना कि कल पाकिस्तान बहुत बुरा खेला, मुझे ऐसा लग रहा है कल इंडिया बहुत अच्छा खेला। अगर आप देखें उनके बल्लेबाजों को तो वो बहुत कमाल खेले। इंडिया ने अच्छा नहीं खेला, पाकिस्तान ने बुरा खेला, और पाकिस्तान के अंदर जो चीजें हमने देखी, और यकीन करें हम सितारों में भी देख रहे थे, हालांकि पाकिस्तान के सितारे थोड़े से डाउन जरूर थे मगर बुरे नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा था इंडिया जीतेगा, मगर जो इस तरह जनाब हारेगा, मैं हैरान हूँ। सितारों में काफी चीजें बेहतर थी, जीतने वाले सितारे तो बिल्कुल नहीं थे पाकिस्तान के। और जिस पाकिस्तान ने खेला, ऐसे लगता था गली की कोई क्रिकेट मैच इंडिया के मुकाबले में खड़ी है। तो ये जीतने के लिए नहीं उतरे थे कल पाकिस्तानी टीम, और बिल्कुल जिस अंदाज से खेल रहे थे वो तो आपको खुद मालूम है, और गली की क्रिकेट खेल रहे थे। बिल्कुल, कल हो सकता है ऐसा ही हुआ। अब हर किसी का अपना अपना मानना है। मैं तो अपनी टीम के साथ जीत में भी खड़ा हूं जी, और हार में भी खड़ा हूं। कभी अच्छा दिन है, कभी बुरा दिन है, अपनी टीम के साथ खड़े हैं। आगा जी, कभी अच्छा दिन होता है, कभी बुरा दिन होता है। ठीक है, कल परफॉर्म नहीं कर पाए। ये वही टीम है जिसने 266 में इंडिया को घर भेज दिया था, और फिर वो दुबक के बैठ गए थे कि हम फील्डिंग करने ही नहीं आ रहे। हम तो फिर भी खेलने के लिए उतरे, 3 बार बारिश हुई फिर भी उतरे खेलने के लिए कि नहीं जी हम तो खेलेंगे। खैर, ये बताइएगा कि अच्छा, वेरी क्विकली सर, मईशत पे क्या कहेंगे आप? हमेशा मईशत का बताते हैं, पहिया चल पड़ा है। इस बार तो काफी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं। सितारे क्या कह रहे हैं? बेज़ाहिर तो चीजें बेहतर नजर आ रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है,
मुझे नहीं लगता है कि कोई डॉलर थोड़े नीचे आने से अभी नीचे आ गया होगा, और महंगाई और अपनी जगह पर जोर और शोर से बुलंदियों पर मौजूद है और आगे बढ़ेगी मजीद। मुझे नहीं लगता है कि कोई कमी बिजली में होने वाली है या किसी और चीज में होने वाली। वक्ती तौर पर कोई कहानियां ड्रामे जरूर हो सकते हैं। फिलहाल महंगाई इलेक्शन के बाद और जब आजादाना इलेक्शन होंगे तो यकीनी तौर पर जो पार्टी आवाम की हिमायत से जीतेगी उसके बाद पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। अभी मुझे नहीं लगता है कि इक्तिसादी हालात पाकिस्तान के ठीक होने वाले हैं। और अपनी जगह ये आप सितारों के हिसाब से बता रहे हैं आगा साहब, ये जाती राय सितारों के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ, और इंशाल्लाह दोबारा जो है वो कल हम आपको तकलीफ देंगे तो फिर डिटेल में बात करेंगे। नाजरीन वक्त हुआ है तमाम, आपसे चाहेंगे इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।